Hello, my lovely students. I am Divya Bhardwaj today with part 4 of your history chapter, Rise of Nationalism in Europe. तो लास्ट वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने खत्म किया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के साथ, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के लिए भागदौड़ मची हुई थी। सब लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बना दिए जाए। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। पहले हम इस चीज को समझेंगे। क्या आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्चर कर सकती है, यानी कि किसी नेशन को बना सकती है? तो आंसर इज यस। जर्मनी के केस में यही हुआ। क्या हुआ कि जब पुअर, मिडिल क्लास सब लोग लगे हुए थे रिवॉल्यूशन में, सब लोग ये चाह रहे थे कि नेशन स्टेट्स बन जाएं, तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो नोबल्स थे, जो मोनार्क्स थे, इनफैक्ट उनको भी ये लगा कि वाकई सही में अगर नेशन स्टेट्स बना दिए जाएं तो काफी अच्छा हो जाएगा। राजाओं को ये लगा कि अगर नेशन स्टेट्स बन जाएंगे और जर्मनी के सारे लोग, इनफैक्ट जर्मन स्पीकिंग सारे लोग एक साथ मिलकर रहने लगेंगे, तो उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, उनके लिए भी रूल करना आसान हो जाएगा। इसी केस में हम बात करेंगे जो प्रशियन एम्पायर थी, वहां के राजा कैसर विलियम वन की। उन्होंने सोचा कि यूनिफिकेशन वुड बी बेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रशिया, और ये काम सौंपा उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क को। यू हैव टू लर्न द नेम ओटो वॉन बिस्मार्क। And actually, Otto von Bismarck was considered as the architect of building of Germany. पूरी अच्छे से ओटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने रशियन आर्मी को लिया, जो प्रशिया के जंकर्स थे। जंकर्स कौन होते हैं? जंकर्स होते हैं बड़े लैंड ओनर्स। उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको अपने साथ मिलाया, और जर्मनी जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। इन ऑर्डर टू डू दैट, व्हाट डिड ही डू? उन्होंने फेड कंट्रीज के साथ, बच्चों फेड कंट्रीज कौन से होते हैं? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म विच यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। ठीक है, फेड कंट्रीज के साथ उन्होंने 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी। 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी, और ये वॉर एंड हुई विद प्रशियन विक्ट्री। इसमें प्रशिया की विक्ट्री हुई, और इसी के साथ जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, जर्मनी जब यूनिफाई हो गया तो कैसर विलियम वन को वहां का यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, 18 जनवरी 1871 में बहुत ही ठंड थी, एक्सट्रीमली कोल्ड था जर्मनी में। ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई कैसर विलियम वन की। वहां पे प्रशिया के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और जितने भी सपोर्टर्स थे, वो सारे लोग इकट्ठे थे। कहां पर? पैलेस ऑफ वर्साई के हॉल्स ऑफ मिरर में। बहुत ज्यादा ठंडा था, और वहां पे ये सेरेमनी हुई, एंड कैसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी। अब जब कैसर विलियम जर्मनी के एम्परर बन गए तो उन्होंने काफी चेंजेस लाए। उन्होंने वहां का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने वहां का जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम कंप्लीटली चेंज कर दिया।
और आज का जो जर्मनी है वहां पे आज भी उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, जो लीगल चेंजेस किए थे, जो जुडिशियल चेंजेस किए थे, वो आज तक जर्मनी में फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जर्मनी की ही तरह इटली जो है वो भी यूनिफाई हुआ। उसको अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा, उसी तरीके से इन द सेम वे इटली भी यूनिफाई हुआ। अब इटली का जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था वो बहुत ही अलग था। जो पूरा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था उसमें सबसे ज्यादा इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। 4 पार्ट्स में वो बटा हुआ था बच्चों, ठीक है? ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। हम ऐसे समझेंगे, ऊपर का पार्ट नॉर्थ होता है, जैसे कि हम अपने कंट्री के मैप में समझते हैं, और नीचे का पार्ट साउथ होता है। तो जो नॉर्थ का पार्ट था वहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। जो सेंट्रल पार्ट था वहां पे पोप का रूल था। पोप कौन होता है? हेड ऑफ द चर्च। जो कैथोलिक चर्च होता है उसके हेड को पोप बोलते हैं। और जो 2 सिसिलीज का एरिया था, जो सदर्न पार्ट था, वहां पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था। सिर्फ एक हिस्सा सार्डिनिया पिडमोंट, वहां पे इटालियन प्रिंसली स्टेट का रूल था और किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू। अब विक्टर इमैनुअल टू को ये लगा कि इटली का यूनिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि इस पूरे एरिया में रहने वाले मैक्सिमम लोग इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते थे, कॉमन आइडेंटिटी थी। तो ही थॉट इट शुड बी यूनाइटेड। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैबोर को, और चीफ मिनिस्टर कैबोर ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी अच्छे से फुलफिल भी किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन। बहुत स्मार्ट आदमी था। ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड, बट ही यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वेरी वेल। बहुत अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेता था। और व्हाट वाज द यूज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? क्या यूज था फ्रेंच लैंग्वेज का? एरिस्टोक्रेट्स की लैंग्वेज होती थी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। डिप्लोमेट्स जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। तो उसने फ्रांस के साथ अपना एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया। उसने फ्रांस को बोला, आओ हमारे साथ मिल जाओ और पूरे इटली को यूनिफाई करने में हमारी हेल्प करो। और जब फ्रांस के साथ अलायंस बन गया तो ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। लेकिन अकेले नहीं, आर्मी को अपने साथ मिलाया, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको अपने साथ मिलाया और हरा दिया। किसको? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को। एंड इट बिकेम अंडर द कंट्रोल ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। यानी कि अब ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का जो हिस्सा था उस पे विक्टर इमैनुअल टू का रूल हो गया। फिर आते हैं गिसेपी गैरिबाल्डी। अगेन ही वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग मैन। ही वॉज लाइक द लीडर ऑफ पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे वो एक आवाज पे गैरिबाल्डी की इकट्ठे हो जाते थे। उसने सारे पीजेंट्स को इकट्ठा कर लिया, जंकर्स को इकट्ठा कर लिया। जंकर्स कौन होते हैं? बड़े लैंड ओनर्स। उसने वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया गिसेपी गैरिबाल्डी ने। उसने पीजेंट्स को अपने साथ मिलाया और उसने धावा बोल दिया 2 सिसिलीज के एरिया पे, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। उनको हरा दिया। तो 2 सिसिलीज का एरिया वाज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय सार्डिनिया पिडमोंट। एंड आफ्टर दैट ही डिफीटेड पोप आल्सो। तो सेंट्रल इटली का एरिया भी अब सार्डिनिया पिडमोंट के साथ मिल गया था और इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और जैसा कि हमने पढ़ा था
कि गिसिपी मैज़िनी, आप याद करो, गिसिपी मैज़िनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका सपना था, जिन्होंने बोला था कि भगवान भी यही चाहते हैं कि इटली के लोग एक साथ मिलजुल के रहें, और वो सपना पूरा हुआ इन 1861 बाय विक्टर इमैनुअल II and his chief minister Cavour. So this was all about the unification of Italy. Now we will move to the strange case of Great Britain. इसको हम स्ट्रेंज केस क्यों बोलते हैं बच्चों? यूनिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही खून खराबे से भरा हुआ था. द पैथ वॉज सो डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल. कितना कुछ हुआ. हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन में हमने पढ़ा कि 7 साल तक 3 वॉर्स लड़ी गई, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ. इसी तरीके से हमने इटली में पढ़ा, लड़ाइयां लड़ी गई. केवॉर ने फ्रांस के साथ, फ्रेंच आर्मी को साथ लेके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया. लेकिन जो ब्रिटेन का केस था इट वाज समहाउ डिफिकल्ट. तो थोड़ी सी ब्रिटेन की एथनिक जो कॉम्पोजिशन था उसको देख लेते हैं. 1688 से पहले ब्रिटेन जो था वहां पे मोनार्की थी और वहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वाले लोग रहते थे. जैसे कि वहां पे वेल्श रहते थे, वहां पे स्कॉट्स रहते थे, इंग्लिश लोग रहते थे और गैलिक लोग रहते थे. ये अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते थे, अपना अपना कल्चर फॉलो करते थे, राइट. अब 1688 में फ्रांस से मोनार्की को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया फ्रांस से मोनार्की को, और वहां पे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल हो गया. पार्लियामेंट तो आपको पता ही है. ब्रिटिश पार्लियामेंट was established in 1688 when the monarch was overthrown. अब क्योंकि पड़ोसी था स्कॉटलैंड, तो ब्रिटेन की जो नजरें थी वो स्कॉटलैंड पे थी. स्कॉटलैंड से बोला ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड से बोला कि तुम भाई आओ हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम भाई दोनों मिलके रूल करेंगे. और उन्होंने ये भी बोला कि जितनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीट है, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितनी सीट्स हैं उसकी आधी सीट्स तुम्हें मिलेंगी, यानी कि स्कॉट लोगों को मिलेंगी. और तुम्हारा जो कल्चर है हम उसको आगे बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी एथनिसिटी बनी रहेगी एंड सो ऑन. बट एज यू नो अबाउट ब्रिटिशर्स, दे बिट्रे एवरीवन. ठीक है, यही स्कॉटलैंड के केस में भी हुआ. स्कॉटलैंड उनके झांसे में आ गया और 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ जिसके अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन वर मर्ज्ड, दोनों मिल गए और अब ब्रिटेन का नया नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जब स्कॉटलैंड और ब्रिटेन ने साइन किया तब बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम, जिसे हम आज यूके के नाम से जानते हैं. लेकिन जैसे ही ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, स्कॉटलैंड वालों को समझ में आ गया कि भाई गलती हो गई है. जो वादा किया गया था उनके साथ कि पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज फ्लडेड विद ब्रिटिश मेंबर्स. स्कॉटलैंड को कहा जाने लगा कि आप अपनी स्कॉटिश या गैलिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश बोलनी है, आप इंग्लिश कल्चर को फॉलो करेंगे. तो ब्रिटिशर्स अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज इंपोज करने लगे स्कॉटलैंड वालों पे. स्कॉटलैंड वालों ने रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करी, लेकिन वो रिवॉल्यूशन सप्रेस कर दिए गए. अब हम पढ़ेंगे एक दूसरा नेबरिंग कंट्री था आयरलैंड, ब्रिटेन का नेबरिंग कंट्री. आयरलैंड में जो क्रिश्चियंस थे वो माइनॉरिटी में प्रोटेस्टेंट्स थे और मेजॉरिटी में कैथोलिक्स थे. माइनॉरिटी में यानी कि कम नंबर था प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस का और ज्यादा नंबर था
कैथोलिक्स का। आपको पता ही है कि जो क्रिश्चियनिटी होती है वो दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और एक कैथोलिक्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में जो ज्यादा नंबर में है वो प्रोटेस्टेंट्स है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, वो आयरलैंड आए, उन्होंने आयरलैंड में आके वहां के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि एक माइनॉरिटी ग्रुप था, और कैथोलिक्स को सप्रेस करने लगे। अब नेचुरल सी बात है कि कैथोलिक्स को गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। कैथोलिक्स का लीडर था वुल्फ टोन। वुल्फ टोन ने बहुत सारे आयरिशमैन को लेके एक रिवॉल्ट कर दिया। आई थिंक 1858 में रिवॉल्ट हुआ ये, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया और फोर्सिबली, जबरदस्ती आयरलैंड को मिला लिया गया ग्रेट ब्रिटेन के साथ। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, वैसे ही गैलिक लैंग्वेज बोलने पे वहां पे रोक लगा दी गई। वो अपना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते थे आयरलैंड के लोग। और उसके अलावा वहां पे यूनियन जैक, जो कि ब्रिटिश फ्लैग था, उसको इम्पोज कर दिया गया। और उसके साथ में ही जो उनका नेशनल एंथम था वो भी आयरिश लोगों पे इम्पोज कर दिया गया। तो दिस वॉज द फेट ऑफ आयरलैंड, विच वॉज एक्चुअली वेरी बैड, वेरी सैड। बट जो कुछ भी हुआ, दिस वॉज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ये बिना किसी खून खराबे के बहुत आसानी से ब्रिटेन ने ये सब कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर के एंड की तरफ हैं। लास्ट पार्ट बचा है, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो बच्चों, अगर हम किसी राजा के बारे में बात करते हैं तो हम बड़ी आसानी से उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, उसका पिक्चर देख के, उसका पेंटिंग बना के, किसी भी तरीके से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन एक नेशन को, एक देश को कैसे पोर्ट्रे किया जाए, लोगों में कैसे देशभक्ति की फीलिंग आए। आपके कंट्री में क्या है, भारत माता। जैसे ही आप भारत माता सुनते हो तो क्या होता है कि हमें एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग आ जाती है और हमें एक सेंस ऑफ प्राइडनेस से भर जाते हैं। तो पोएट्स को उस समय में यूरोप में ये समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको देख के, जिससे लोगों के मन में कलेक्टिवनेस की फीलिंग आए। और तभी जन्म हुआ फीमेल एलिगोरीज का। एलिगोरी क्या होती है, एक कोई भी स्पेसिफिक आइडिया, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो आप किसी चीज या किसी पर्सन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एलिगोरी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या था कि वी आर यूनिफाइड, वी आर अ नेशन, जिसको कि फीमेल एलिगोरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले ये किया गया फ्रांस में। फ्रांस की फीमेल एलिगोरी जो है, मैरियाने नाम है उसका, ठीक है। और वो क्या सिंबलाइज करती है, वो सिंबलाइज करती है कि फ्रांस इज अ रिपब्लिकन कंट्री। जस्टिस, लिबर्टी, ये तीन चीजें सिंबलाइज करती है। फ्रांस में अलग अलग जगहों पर, चौराहों पर, सड़कों पर मैरियाने का स्टैचू स्टैब्लिश किया गया, जिससे कि लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग आ सके। एंड सेम वाज डन विद जर्मेनिया, which was the female allegory of Germany। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो दोनों की पिक्चर। जर्मेनिया ने ओक का क्राउन पहना हुआ है। ओक इज द ट्री, ओक का एक ट्री होता है। और ओक का क्राउन ही क्यों पहना हुआ है जर्मेनिया ने, क्योंकि जर्मनी में ओक को साइन ऑफ हीरोइज्म देखा जाता है, हीरोइज्म के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कराऊंगी, जिससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप रॉकिंग। और अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।